हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज 11th क्लास की एक आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, वो पढ़ना होता है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें 9 चैप्टर है, तो आप भी हमारे साथ ये बुक कंप्लीट कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले हमने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी रीड करी है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो इसको चलते पढ़ते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र, मतलब प्रागैतिहासिक वहाँ काल में कैसा कला था। शैल शैल का मतलब पत्थर होता है, तब वहाँ उस समय तो कुछ उपलब्ध नहीं था, तो पत्थर पे ही चित्र बनाया जाता था, तो वहाँ शैल चित्र है। ये इंडिया का नक्शा दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं। अत्यंत प्राचीन यानी बीते हुए काल को, जिसके न तो कोई पुस्तक मतलब प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित सामग्री नहीं था और न कहीं दस्तावेज है, उसे प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। मतलब इतिहास के पहले जहाँ से इतिहास लिखित सामग्री स्टार्ट होने लगा वहाँ से ऐतिहासिक कहते हैं, और जहाँ तक लिखित सामग्री दस्तावेज वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं था उसे प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। उस समय अगर उपलब्ध भी नहीं था, कागज़ कहाँ नहीं था, भाषा और लिखित शब्द नहीं था, तो उपलब्ध भी नहीं हो सकता था। प्राक ऐतिहासिक को हम अक्सर प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी कहते हैं। उस समय की मनुष्य की स्थिति जानते हैं, मनुष्य कैसे रहते होंगे, मतलब कौन सी क्रियाविधि करते रहे होंगे और उनका जीवन कैसा बीतता रहा होगा, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और उस समय के लोगों को जानने के लिए मतलब अभी के इतिहासकार खुदाई से उनके आवास स्थलों को मतलब खुदाई करने से उनके जीवन शैली के बारे में पता चलता है। तो उनसे जानकारियाँ जो मिलती है खुदाई के क्रम में, उनसे हम पता करते हैं कि उनकी जीवन शैली कैसी रही होगी। मनुष्यों द्वारा गुफाओं के, तो उसमें हम खुदाई करने पर हमें पता चलता है ऐसी मनुष्य जो उस समय जो थे मानव, वो दीवारों गुफाओं पर खींची हुई आकृतियों के एक साथ जोड़कर मतलब चित्र बनाए हुए थे। तो उससे पता चलता है कि मनुष्य उस समय कैसे अपना जीवन यापन करते रहे होंगे। मनुष्य अपना खाना पानी कपड़ा एवं आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें पूरा होने लगी। मतलब जब लोग प्रागैतिहासिक काल में जब पहले खाद्य संग्राहक था, तो उसके बाद खाद्य उत्पादक बना। पहले जो घूम घूम कर इधर उधर खाना मतलब संग्रह शिकार करके खाना खाते थे, कुछ दिनों बाद वो इकट्ठा एक जगह रह कर फिर कृषि उत्पादन या कुछ गतिविधियां करने लगे। जब उन लोग का आवास निश्चित हो गया, तो कुछ मतलब खाना के अलावा वो कुछ और एक्टिविटी में भी संलग्न हुए। तो जब उनका आवास खाना पानी कपड़ा आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें अगर उनके पूरी हो गई, तो दूसरे विचार मतलब कोई आदमी को ऐसे मतलब जिसको खाना ही नहीं मिलेगा, और खाना पहले मेन होता है, तो खाना मिल गया उसके बाद मेन कोई दूसरा चीज़ में ध्यान देता है। तो खाना पीना कपड़ा आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें सभी लोगों को ज़रूरत होती है। उसके बाद उन लोगों ने दूसरे अपने गतिविधियों पर ध्यान देने लगा और अपना विचार करने लगा, सोच संबंध मतलब विचार को बढ़ाने लगा। उन्होंने गुफाओं की दीवारों का आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाना शुरू कर दिया। मतलब घर पे बैठे बैठे अब एक्स्ट्रा समय है तो क्या किया जाए, तो कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो उन लोगों ने चित्र बनाना स्टार्ट किया। और उनके भाव और विचारों से हम लोग उनको समझने में की कोशिश करते हैं, सो लोग कैसे मतलब उन लोगों का जीवन शैली रहा होगा। प्रागैतिहासिक काल के मानव इन चित्रों को क्यों खींचा, मतलब तो उस समय घर तो भित्ति चित्र था, मतलब दीवारों पर चित्र बनाया जाता था, तो उसे भित्ति चित्र कहते हैं। तो अपने रंगीन सुंदर अभी भी घर को सजावट के लिए कुछ कुछ एक्टिविटी किया जाता है, तो उस समय अपने घरों को सजाने के लिए रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए जाते थे। और यह भी हो सकता है कि उन्होंने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए चित्र खींचे, जैसे कि आजकल से हम लोग कुछ मतलब आजकल हम लोग कुछ अपना यादों के लिए डायरी लिखते हैं, उसी के लिए वो लोग संजोने के लिए कुछ ऐसा मतलब एक्टिविटी की है जो उनको याद हो, तो वो लोग चित्र बनाए। ये भी हो सकता है। मतलब ये इतिहासकार अपना राय देते हैं वो लोग क्यों दीवार पर खींचे होंगे वैसा चित्र।
मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग पैलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूरा पाषाण युग लोअर पैलियोलिथिक में मनुष्य ने क्या कभी वो कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि मतलब लोअर पैलियोलिथिक एज में उस समय का कोई चित्र का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज से लोगों ने अपना चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी समय मतलब अनेक स्थलों पर गुफाएं पाई गई है जिनके दीवारों पर जानवरों के चित्र भरी रहती है और उनमें रहने वाले लोगों गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे और वो लोग अपना मतलब गतिविधियों को चित्रों पर उतारते थे। वे मनुष्य और उनकी गतिविधियों को दृश्य चित्रित करते थे या वृग वर्ग आयत वाली अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं उत्तर पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज से चित्र मिलना स्टार्ट हुआ है। यह जानना दिलचस्प हुआ 1867-68 में जब यहाँ मतलब पुरातत्वविद आर्कीवोल्ड कार्लाइल पुराविद आर्कीवोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में अल्तामीरा की खोज से भी मतलब स्पेन में जब चित्रकारी का स्टार्ट हुआ उससे पहले यहाँ पर हुआ था 1867-68 में। उसके बाद 12 वर्ष बाद स्पेन में हुआ। कार्कबर्न एंडरसन मित्र और घोष पहले अनुसंधान करता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में मतलब कहाँ कहाँ ये शैल चित्र मिलते हैं तो उस पैलियोलिथिक एज के तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में मिलते हैं और इन गुफा के दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। उत्तराखंड के कुमाऊं के पहाड़ियों में भी शैल चित्र मिलते हैं। अल्मोड़ा बोरछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर सुवाल नदी है, वहाँ पर लखू डियार का नाम मतलब शैल श्रय मतलब वहाँ पर आश्रय करते थे तो लखू डियार में आश्रम करते तो वहाँ पर भी चित्र पाई गई है। लखू डियार का मतलब क्या होता है 1 लाख गुफाएं होती है और वहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 टाइप में हम लोग बांट सकते हैं। एक में मानव चित्र है, दूसरा में पशु चित्र है और तीसरा पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। मतलब 3 टाइप में लखू डियार के चित्रों को हम लोग बांट सकते हैं। एक में मानव चित्र है, एक पशु चित्र है और ज्यामितीय आकृतियाँ है। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाले रंगों के होते थे। सफ़ेद, काले और लाल रंगों के चित्र बनाए होते थे। इनमें मनुष्य की छड़ी जैसे रूप में मतलब स्टिक जैसा दिखाया गया है। मतलब 3D डायमेंशन जो फिगर होता है उसको नहीं बनाया गया है, स्टिक जैसा चित्रकारी किया गया है। यह भी हम दिखाते हैं इस तरह चित्र मतलब हम लोग बचपन में बनाते थे ना गुड़ा गुड़ी का चित्र, गोल कर दिए और 2 पैर खींच दिए उस तरह, 2 हाथ खींच दिए उस तरह स्टिक जैसा चित्र बनाया गया है। और पशु चित्र में मनुष्यों को छड़ी जैसे दिखाया गया। पशु चित्र में लंबे थूथन वाले जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। मतलब जानवरों में ये सब बनाई गई है। लहरदार रेखाएं मतलब लहरदार ऐसे देखिए यहाँ पर है ना, ये लहरदार रेखा है उस तरह मानव का चित्र इधर है और इधर लहरदार रेखाएं है उस तरह की चित्र बनाई गई है। और मानव आकृतियों को एक दूसरे के हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। देखिए यहाँ ग्रुप डांसिंग हो रहा है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों में बने पाए गए हैं। मतलब पहले जो चित्र बना हुआ था उसी पर फिर डबल चित्र बना है। तो ऐसा क्यों किया होगा लोगों ने मतलब डबल लैप मतलब एक जो चित्र बना हुआ है कुछ दिनों बाद फिर उसी पर चित्र बनाया गया दूसरा। तो जहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए हैं फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। कश्मीर में भी 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ग्रेनाइट की चट्टानों से नवपाषाण काल तक मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। मतलब कोई स्थल पर बार बार चित्र क्यों बनाया जा रहा होगा, तो कोई वो पवित्र स्थल होगा या लोगों की वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा इसी कारण, या फिर
क्या होता है, वंश वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता है, तो उसी पर पूर्वजों ने ये किया तो हम लोग भी किए, वो होता है ना, उसी कारण भी ये भी हो सकता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट के चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिए। यहाँ अनेक स्थलों पर चित्र ऐसे पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान कुप्पूगल्लू, पिकलीहाल और टेलकोट्टा, ये कर्नाटका में है। अधिक प्रसिद्ध है यहाँ के मतलब स्थल। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक और नव ऐतिहासिक काल के हैं। मतलब प्रवर्तिक ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल, नव ऐतिहासिक काल का, तीनों कालों में ये चित्र बनाई गई है। इन चित्रों का विषय है मतलब सांड, हाथी, सांभर, चिकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। जो वनस्पतियां हो मतलब पेड़ पौधे के चित्र नहीं पाए जाते। कुप्पूगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश के मतलब एक जो है ना वो पैलियोलिथिक के एज के सबसे अधिक जो बढ़िया चित्र है वो विंध्या पर्वत में, जो एमपी में है, वहाँ कैमूर के पर्वत में पहाड़ियों में मिली है। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी है। और ऐसे जंगलों, भीमबेटका के बारे में बता रहे हैं। भीमबेटका का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी और यहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधे, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है, जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए तरह तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलश्रय और चट्टानी आवास मतलब शैलश्रय मतलब पत्थर के घरों में रहना, वहाँ पर अपना जीवन यापन करना। वर्षा, बिजली और गरज ठंड और चिलचिलाती धूप, गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे, मतलब वो गुफा। इनमें से बड़ा और अत्यंत दर्शन स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका है। भीमबेटका का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलश्रय, शेल्टर मतलब जो अपना लोग यहाँ पर आश्रय करते थे उसे शैलश्रय कहते हैं, पत्थर के घरों में। इनमें से 500 शैलश्रयों में चित्र पाए जाते हैं, मतलब वो वहाँ 800 शैलश्रय पाए जाते हैं, जिसमें 500 शैलश्रयों में चित्र बनाए गए हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर वी.ए. वानकर द्वारा की गई थी। डॉक्टर वी.ए. वाकनकर द्वारा की गई थी और बाद में अनुसंधानकर्ताओं ने भी इनका अनुसरण किया। वाकनकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का मतलब कुछ चित्रों का अध्ययन करने के लिए लोग सर्वेक्षण किया वहाँ की स्थलों का, जंगलों का। यहाँ पाए गए चित्रों का विषय अनेक प्रकार के हैं। उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक और भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। मतलब लोग ज़्यादा अब टाइम मिल रहा है तो धर्म पर पूजा पाठ, कैसे लोग ज़्यादा समय मिलता है तभी पूजा पाठ कर पाते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, उन लोगों को कुछ करना नहीं होता है तो बैठे रहते हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं। तो इन लोगों को भी खाना से अब खाना के लिए उपलब्ध हो गया, घर मिल गया, हर चीज़ मिल गया, तो चित्र बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद अब चित्र में भी अपना कुछ नया नया चित्र बनाने लगे, जैसे देवी देवता, शरीर सज्जा इत्यादि का। यहाँ का जो विषय था चित्र का, उसमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, वेश मुखौटा लगाने जैसे अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल है। भीमबेटका की कला शैली को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रियों और चित्रकारियों को 7 काल विधियों को वर्गीकृत किया जाता है। पहला काल है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा ताम्र पाषाण युग। तीनों काल विधियों में एक के बाद 4 ऐतिहासिक काल विधियाँ आती है, लेकिन यहाँ सबसे पहले तीनों काल का ही विवेचन करेंगे। यहाँ मतलब तीनों काल के चित्र पाए जाते हैं भीमबेटका में। तो उत्तर पूरा पाषाण काल की कैसी चित्र थी उसके बारे में देखते हैं। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उत्तर पूरा पाषाण काल युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं के बनाए गए हैं। मतलब उत्तर पूरा पाषाण युग के चित्र गहरी लाल मतलब हरी और लाल रेखाओं के बनाए गए हैं। इनमें से कुछ
जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं। कुछ चित्र धवन है, मतलब जानवरों और मानव दोनों की चित्र बनाई गई है लाल और हरे रंग से, वो अपर पैलियोलिथिक एज में। लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए, ऐसे चित्रों के शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों को और लाल चित्र शिकारियों के हैं। मतलब जो 2 रंग के चित्र है, तो हरे चित्र नर्तकों के लिए है और लाल चित्र शिकारियों के लिए है। और मध्य पाषाण काल में देखते हैं यहाँ कैसी चित्र थी। दूसरी काल अवधि यानी मध्य पाषाण युग में चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। मतलब मध्य पाषाण काल में चित्रों की संख्या सबसे अधिक हो जाएगी। और विषय जो पहले की विषय था उससे 2 गुनी विषय हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी विषय की संख्या। मतलब पहले जो कम चित्र विषय था अब जो ज़्यादा हो जाएगी और चित्रों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो पहले चित्र का आकार था उससे ये आकार छोटा होगा, समझे। जैसे पहले कम विषय था और चित्रों की आकार जो होता था वो बड़ा बड़ा होता था। मध्य पाषाण काल में विषय की संख्या बढ़ जाएगी और चित्रों का आकार छोटा हो जाएगा। और शिकार के दृश्यों की प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भालों, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को लंदे फेंक कर गड्ढा, मतलब ज़्यादातर शिकारी को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ऐसे चित्र बनाए गए हैं। साधारण कपड़े हुए शिकारी को दिखाया गया है। मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ, कुछ मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को भी, पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण कलाकार के जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। मध्य पाषाण काल में कुछ ज़्यादा ही लोग मतलब जानवरों की चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया। कुछ चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया। कुछ जानवरों को चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्य मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया है। लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सहयाद्र का भाव भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब वहाँ पर शिकार करते भी दिखाया गया है, डरते हुए भी दिखाया गया है और जानवरों से लगाव कर मतलब प्यार भी दिखाया गया है। जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया। मनुष्यों को थोड़ा साज सज्जा के साथ मुखौटा वगैरह से चित्रित किया है, लेकिन जो जानवर थे उनको कुछ नहीं। जानवर तो वैसे भी खुला ही रहते हैं, तो उन लोगों को प्राकृतिक रूप से दर्शाया गया है। इन चित्रों में बूढ़े जवान और सभी समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया। बच्चे खेलते हुए रहते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है। परंतु ऐसे चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों पर फल या शहद इकट्ठा करते हुए, स्त्रियों का अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए भी दिखाया गया है। मतलब जो होता है क्या उसको चक्की में अनाज पीसते हुए दिखाया गया है, शहद इकट्ठा करते हुए चित्र भी दिखाया गया है और खाना बनाते हुए भी दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्य, स्त्री और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है। मतलब तीनों परिवार को एक साथ दिखाया गया। मनुष्य, स्त्री और बच्चों को एक साथ भी ऐसा दिखाया गया मानो एक परिवार हो, परिवार के सदस्य हो। एंड सेल्सरो से हम हाथ और मुट्ठी के छाप पाए जाते हैं। सिर्फ हाथ और मुट्ठी का छाप का भी चित्र पाया गया है और कुछ में उंगलियों के सिरे के बने निशान भी पाए जाते हैं। भीमबेटका के कलाकार अन्य रंगों का, मतलब उस समय रंग कहाँ से होता होगा ये भी आप सोच सकते हैं। इतना तो चित्र का हम लोग समझ पाए, इतना चित्र बनता था, पर वो लोग के पास रंग कहाँ से आता था। तो वो लोग ना चट्टान को काट कर, पीस कर वैसे रंग निकालते थे। देखते हैं कैसे रंग निकालते थे। जैसे काला, पीला, लाल, बैगनी, भूरा रंग और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल रंग अधिक पसंदीदा रंग थे। मतलब सभी रंग, लाल, पीला, काला, बैगनी, हरा, भूरा, सफ़ेद, सभी रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन लाल और सफ़ेद सबसे अधिक पसंद करते थे। रंग और रंजक द्रव सब विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किया जाते थे। मतलब चट्टानों को कूट कर उसको द्रव बनाया जाता था, उससे लाल रंग तैयार किया जाता था, उससे रंग तैयार किए जाते थे। लाल रंग हीरमिच, जैसे गेरू भी कहा जाता है, उससे निकाला जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था और सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से तैयार किया जाता था। सफ़ेद चूना पत्थर से, लाल गेरू से और हरी कैल्सेडोनी नामक पत्थर से।
इनमें से कुछ पानी और गड्ढा चिपचिपा पदार्थ मिलाकर उसे पेंट बनाकर उसे रंग मतलब किया जाता था। और वहाँ पे ब्रश कैसे आता था, पेड़ों के छालों टहनी से ब्रश बनाया जाता था, रेशेदार जो फल होते पेड़ होते हैं। और ये तब अभी तक क्यों, मतलब इतने दिनों बाद अभी तक खुदाई हो रहा है तो कैसे पता अभी तक उन रंगों की गई क्यों नहीं है। तो उसके साथ जब रंग चट्टानों की रंग के साथ ऑक्सीकरण हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ, उसके बाद वो अस्थायी प्रक्रिया से रह गए। अनेक कलाकारों ने अपने चित्र के शैलाश्रयों सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए गए कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं और शैल चित्रों से मिले जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे चित्र भी लोग मिले जहाँ से मतलब बहुत ऐसे चित्र है जहाँ लोग रहते थे वहाँ पर बनाए गए, लेकिन बहुत से ऐसे चित्र है जहाँ लोग नहीं रहते थे वहाँ पर भी बनाए गए हैं। वहाँ पर क्यों बनाए होंगे, तो कोई धार्मिक महत्व रहा होगा इसलिए बनाए होंगे। शैल श्रेयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान या शैल श्रेय की छत पर पास बनाए गए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों पर ऐसे असुविधा स्थानों पर चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों को ध्यान को आकर्षित करता रहा होगा या कुछ धार्मिक स्थान रहा होगा इसके लिए। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने की है, पर इनमें चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं में कोई कमी नहीं है। बहुत पुराने ज़माने की है लेकिन उसमें कोई उनकी विशेषताओं में कोई कमी नहीं है। कार्य करने के प्रतिकूल परिस्थिति, औजारों तथा सामग्री आदि की कमी होते हुए भी चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए, जिसे प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे, अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, मतलब अपने जीवन का आनंद से जी रहे थे और हिम्मत वाले भी होते हैं। पशुओं को तो वास्तविकता से सबसे अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी सुनने की गहरी रुचि थी। चित्रों को बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों जानवरों को स्वयं को जीवित रखने की संघर्षरत दिखाया गया है। शिकारों का दृश्य मध्यपाषाण युग में देखिए किस तरह शिकार है, एक दूसरे से शिकार करते हुए ग्रुप में मध्यपाषाण के चित्रों का शिकार किया है, जिसमें ग्रुप में एक दूसरे को समूह में भैंस को मारते हुए दिखाया गया है। फिर इस देखिए एक दूसरे को हाथ पर करके डांस करते हुए ग्रुप में दिखाया गया है। जंगली शार्क का शिकार करते हुए दिखाया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े, एक अंतरिक्ष में जानवर की मौत, मतलब सब चित्रों की दिखाया गया है कैसे उन लोग का चित्र था। मतलब आज भी जो है ना अपने आदिम जो जनजाति है वो लोग कुछ कुछ एक्टिविटी करते तो अपनी एक्टिविटी को चित्रों के माध्यम से उतार देते हैं। चट्टानों पर वो लोग चित्र करते हैं, मतलब चित्र उत्कीर्ण करते हैं। और शिकारियों को खुशी के से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्य जानवर का अधिकार रखने का भाव हो गया था। जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए उनमें आदिकालीन कलाकार के उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टि गोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों में यथार्थ या संतुलित मिश्रण पाया गया है, दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला की अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए, मतलब एक के ऊपर एक चित्र बनाई गई है। तो बताया ना भीमबेटका में 20 परतें, तो वैसा क्यों होगा, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया हो सकता है, मतलब पूर्वजों की विरासत है तो हम भी उसी पर बनाएंगे, या वो धार्मिक स्थल रहा होगा इसके लिए, या लोगों को ज़्यादा आकर्षित कर रहा होगा इसके लिए। हो गया चैप्टर ख़त्म। अब कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। वो तो बहुत अच्छा है, सिंधु घाटी सभ्यता जितना भी पढ़ूँ मन ही नहीं उठता, बहुत अच्छा है। मतलब उसमें चित्र उसके बारे में उस सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी एक्टिविटी को नहीं पढ़ेंगे, उसमें कौन से आर्ट एंड कल्चर के विषय से कौन से आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है, स्थापत्य, पेंटिंग और कोई संगीत वगैरह वो सब होती है। कोई मतलब कुछ अलग से एक्टिविटी करते हैं तो उसी को आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। तो सामान्य जीवन से हटकर हम कुछ करते हैं उसी को, तो उसमें वो ही देखेंगे, क्योंकि वो ऐतिहासिक काल में उस समय कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करने को नहीं थी, तो ज़्यादातर चित्र ही है, तो उसके बारे में कल देखेंगे। थैंक यू। अब हम